क्या करवाया था लास्ट? हाँ, चैप्टर शायद 4 शुरू किया था ना? रिको लिखवा दिया था। हाँ ओके। रिको और जापानी पार्क कौन सा पार्क है? हाँ, जापानी पार्क। चलो एक बार वापस समझा देता हूँ। पीछे वाला गेट बंद कर दो ना। पीछे वाला गेट बंद कर दो। सुनना, अपन जो पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे अध्याय 4, है ना? अध्याय 4 का नाम था औद्योगिक विकास। क्या था? औद्योगिक विकास, ये इसका नाम था। और इसके तहत मैंने अभी तक आपको क्या बताया था? रिको समझाया था जाते जाते। सही बोल रहा हूं? रिको समझाया था कि नहीं समझाया था? चलो घर पे जाके पढ़ा कभी? चलो एक बार वापस समझा रहा हूं। इस रिको की फुल फॉर्म थी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। बात सही बोल रहा हूँ कि गलत है? सही है। चल सुनना, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको ये समझाया था, जो ये रिको है, इस रिको की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? और तब इसका नाम था राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम। क्या नाम था? राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम। ये लिखवाया था ना या नहीं लिखवाया? लिखवाया था ना? ठीक है। मतलब जो ये एक संस्था है, कौन सी? राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम, ये 2 काम कर रही है। कौन कौन से? एक तो काम कर रही है उद्योग का और एक काम कर रही है खनिज का। अब बताओ, दोनों काम एक ही है क्या? नहीं है ना, 2 काम एक नहीं है। तो अपन ने क्या किया? 10 साल बाद मतलब 1979 में मैंने खनिज को अलग किया और एक स्थापना की राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की। कब की? 1979 स्थापना हो गई। पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया उद्योग। तो आगे जाके 1980 में अपन ने एक संस्था बना दी। कौन सी? रिको। समझ में आ गई? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि रिको की स्थापना कब हुई। अगर ऑप्शन के अंदर 1980 हो तो आंसर क्या होगा? 1980। अगर ऑप्शन में 1980 नहीं है, 1969 है, तो आंसर क्या होगा? 1969। इस 2 के अलावा तीसरा कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको यूं सवाल दे कि रिको की स्थापना कब की गई, आपको ऑप्शन दे ए 1979, बी 1982, सी 1985 और डी नन ऑफ द अबव। जिसको पूछूं वो बताएगा। ठीक है, आप बताओ। हाँ डी फर्स्ट नंबर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है ये? पढ़ा क्वेश्चन। रिको फर्स्ट नंबर। मैडम आप बताएं। सबसे पीछे डी 1। और एक क्यों आंसर दे रहे हो? जब मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला, जस्ट अभी बोला। क्या बोला? कि 1969 और 1980 के अलावा आंसर नहीं होगा। स्पष्ट दे रखा है नन ऑफ द अबव। 1979 में रिको की स्थापना हुई थी क्या? नहीं हुई थी। तो 1 नंबर कैसा आंसर आ जाएगा? अभी जस्ट बोल के मैंने क्वेश्चन दिया, फिर भी गलत कर दिया, है ना? गलत हो जाएगा इस तरह से। चलो देखो, ये है ना, फर्क पड़ता है किसका?
कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का। आप सशरीर तो क्लास के अंदर हो, लेकिन आपकी आत्मा कहीं और भटक रही है ना। तो अपनी आत्माओं को पकड़ के लेकर आओ। आपने अनुच्छेद 32 पढ़ा होगा, पढ़ा है? क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है ना, कि बंदी को सशरीर उपस्थित किया जाए, है ना। वो सशरीर लाएगा मतलब वीसी या वीडियो कॉल या फोटो से काम नहीं चलेगा। आप सशरीर तो हो लेकिन स आत्मिक नहीं हो, है ना। आत्मा को भी पकड़ के लेके आओ के क्लास में चल, तब जाके मामला सेट होगा, ठीक है। चलो, फिर मैंने बताया था इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। 2 पार्क बताए थे, जापानी पार्क और कोरियाई पार्क, ठीक है। आप लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस विश्व में 2 कोरिया के नाम से देश है। एक तो है उत्तरी कोरिया और एक है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया तो बहुत ज़्यादा लोकतंत्रात्मक है और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे बढ़ गया। आप सैमसंग वगैरह कंपनी देखो, दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। और नॉर्थ कोरिया में आज भी डिक्टेटरशिप है, मतलब वहाँ पर तानाशाह का शासन चलता है। और उस तानाशाह का नाम है किम जोंग उन, नाम सुना है? हाँ। वो अपना मतलब जन्मदिन होगा, अपन केक काटते हैं, वो आदमी को काटता है। अपन पटाखे फोड़ते हैं, वो मिसाइलें फोड़ता है। उसका दुश्मन है जापान। एक बार तो उसने जापान के ऊपर मिसाइलें डाल दी और जापान तो हिल गया, भाई साहब मिसाइल आ गई, फट गई तो। लेकिन देखो अंदर बारूद नहीं डाला, मतलब गूगली। तो इस तरह से ये उत्तरी कोरिया है। और एक दक्षिणी कोरिया जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, तो अपन ने दक्षिणी कोरियाई पार्क की स्थापना की थी, कहाँ पर? गिलोट में। दोनों लिखवा रखे। चलो अब सुनना और आगे। और भी बहुत सारे पार्क है जिनकी स्थापना अपन के राजस्थान के अंदर हुई। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पार्क है, उस पार्क का नाम है स्टोन पार्क। क्या नाम है? स्टोन पार्क। राजस्थान में अगर पूछे कहाँ पर है, तो आपको जगह ध्यान रखनी है, बिस्नोदा। और बिस्नोदा है धौलपुर में, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा जमीन आवंटित कर दी कि यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियाँ लगेगी वह सारी की सारी किसकी होगी? स्टोन की, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया अपन ने स्टोन पार्क। जैसे और बताऊँ मैं आपको, एक आता है टेक्सटाइल पार्क। कौन सा पार्क है? टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क। चलो आप बताओ मैडम, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता? उद्योग तो है लेकिन टेक्सटाइल का मतलब क्या है? आप बताओ। कपड़ा के टाइल है? कपड़े हैं, टाइलें नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग, मैं पूछूंगा टेक्सटाइल तो कैसे टाइलों का उद्योग होता नहीं होता? हाँ, टेक्सटाइल होता है कपड़ा, ठीक है। तो टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा में। कहां पर है? सिलोरा। और सिलोरा कहाँ है? किशनगढ़ में। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ये पार्क बनाया। और पार्क कौन सा है? वो है टेक्सटाइल पार्क। और सुनो, यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी फैक्ट्रियां वो सारी की सारी किसकी है? कपड़े की, ठीक है। और कौन कौन से पार्क है? जैसे एक आपने बहुत फेमस सुना है, मसाला पार्क। मसाला पार्क। तो मसाला पार्क का बताओ। एक तो मथानिया में, कहां पर है? मथानिया। मथानिया कहाँ है? जोधपुर। और दूसरा आएगा आपके कोटा में। कहाँ आएगा? कोटा में। यहाँ पर मसाला मतलब मसाले आपके घर पे है ना, मसाले रखने की एक जगह होती है, उसको बोलते हैं चम्मक, है ना, जानते हो ना? हाँ। तो चम्मक के अंदर जितने मसाले होते हैं, तो उन सब का उद्योग कहाँ है? आपके मसाला पार्क। मतलब अलग अलग फैक्ट्री डाल रखी है, तो उसका नाम दे दिया मसाला पार्क। और बताऊं मैं आप, तो सुनो एक पार्क आता है, उसका नाम है साइबर पार्क। क्या नाम है? साइबर पार्क। अब साइबर क्या होता है? साइबर क्या होता है? साइबर क्राइम भी होता है। हाँ, तो साइबर क्या होता है? जैसे अपन जब अपने पास इंटरनेट नहीं था, तो कुछ चीज़ों से अपन अभावित थे, है ना। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी हानियां भी बढ़ती है। आज इंटरनेट है, अपन उसका उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फ़ोन पे है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनसे जो जन्म लेने वाले अपराध है ना, वो अपराध कहलाता है साइबर अपराध, ठीक है। जैसे आप लोग कई बार देखते हो कि आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि आपके मित्र को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आता है ना? आप जो ही दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हो, आपका खाता प्रेषित हो जाता है। देखा कभी?
इस तरह की घटना आजकल, मतलब जो ठगी लोग हैं, जिनका जो गिरोह है, उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपना लिए। तो उसके लिए सरकार ने एक साइबर पार्क बनाया, साइबर पार्क। और ये साइबर पार्क आपके आएगा जोधपुर में। कहाँ आएगा? जोधपुर में। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है और करंट का विषय है साइबर पार्क। एक और बताता हूं मैं आपको, एक पार्क आता है ऑटोमोबाइल पार्क। कौन सा पार्क है? ऑटोमोबाइल। अब बताओ ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है? हाँ बहुत बढ़िया। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ियां, जितनी भी गाड़ी है। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ कि ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, तो सर टैक्सी। क्योंकि आगे क्या आ रहा है? ऑटो। मोबाइल मतलब मोबाइल। तो क्या है? ऑटोमोबाइल पूरा एक शब्द है जिसका मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है स्व, और मोबाइल का मतलब होता है चालित। अब मोबाइल आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, उसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, है ना। तो ऑटोमोबाइल पार्क है अपन के राजस्थान के अंदर, वो है कोटा में। कहां पर है? कोटा। और कोटा के अंदर एक पार्क है, उस पार्क का नाम है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक पार्क। वहां पर इस पार्क की स्थापना की, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक पार्क में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये ऑटोमोबाइल पार्क आपके कहाँ आ जाएगा? कोटा में। समझ में आई? और कुछ पार्क है जो आपके पेपर में आते हैं, जैसे आप में से काफी बार कोई विद्यार्थी कंप्यूटर से चिर परिचित होगा। सब लोग है? नहीं है? उसमें एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। चलो बताओ दोनों में से फर्क क्या है? सॉफ्टवेयर का कोई एग्जांपल बताओ और हार्डवेयर का कोई एग्जांपल बताओ। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको टच कर सकता है? नहीं कर सकते? अच्छा। हाँ हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, टेबल हार्डवेयर है? नहीं है। हाँ सीपीयू हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे के सारे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? संकल्प क्लासेस बारडमेर का एप्लीकेशन। तो सर हम तो टच करते हैं, ये देखो ये। अरे वो नहीं, आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, एप्लीकेशन को टच नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो राजस्थान में सॉफ्टवेयर पार्क है कनकपुरा। कहां पर है? कनकपुरा। और कनकपुरा है जयपुर में। और अगर पूछे हार्डवेयर पार्क तो वह है कुकस। कुकस जयपुर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें कि हार्डवेयर पार्क कहां पर आएगा। पेपर में पूछेगा ना हार्डवेयर पार्क कहां पर है, पहला पहला ऑप्शन देगा कनकपुरा, फिर देगा कुकस, फिर देगा बगरू, फिर देगा सीतापुरा, चारों जयपुर में। तो अब क्या करोगे? अब ध्यान से सुनना। देखो सॉफ्ट, लड़कियों की आवाज क्या होती है? सॉफ्ट, है ना। तो लड़की कौन है? कनक, उसकी आवाज क्या है? सॉफ्ट। तो सॉफ्टवेयर पार्क कहां है? एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर पता है सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा में, तो हार्डवेयर पार्क कहां आएगा? कुकस। ठीक है, चलो एक पार्क आता, उस पार्क का नाम है अपेरल पार्क। कौन सा पार्क? बताओ अपेरल का मतलब क्या होता है? अपेरल एक होता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में आप लोग कपड़ा लेते हो, सिलाते हो, है ना। टेक्सटाइल्स लिखा होता है, अशोका टेक्सटाइल्स लिखा होता है ना। अपेरल का मतलब क्या होता है? अपेरल का मतलब होता है सिले सिलाए वस्त्र। जैसे कई लोग रेडीमेड पहनते हैं ना, तो आप दुकानों पर देखोगे राधे अपेरल, राधे अपेरल, लक्ष्मी अपेरल, देखना लिखे हुए होते हैं। तो ये होता है सिले सिलाए वस्त्र। तो अपेरल पार्क है एक तो बगरू में, बगरू और महल। एक तो बगरू में है और एक महल में। ये दोनों कहाँ है? जयपुर में। समझ में आ गई बात? तो ये कौन सा पार्क हो? अपेरल। एक और पार्क बताता हूं मैं आपको। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा बहुत बार वैसे तो, हौजरी। हौजरी सुना है? बताओ क्या होता है ये हौजरी? हौजरी क्या है? क्या है? डरना नहीं, बोलो ना। हाँ कपड़े का प्रकार होता है, एकदम सही है। हौजरी क्या है? कपड़े का प्रकार है ये। अरे यार ये क्या है? ठीक है, हौजरी क्या है? कपड़े का प्रकार है।
अब कुछ नहीं है। तो हौजरी क्या है? हौजरी भी एक कपड़े का प्रकार है। तो हौजरी पार्क आपका आ जाएगा चौपंकी। चौपंकी का है भिवाड़ी, और भिवाड़ी का है समझ में आ गए? तो ये सारे के सारे पार्क आपको क्या करना है याद, ये सीधे सीधे आते हैं पेपर में। RS प्री के अंदर मैं आपको बताऊं 2-3 बार सवाल आ रखे हैं, सुमिलित करो। यहाँ पर पार्कों के नाम दे दिए और यहाँ पर जगहों के नाम दे दिए, आपको क्या करना है सुमिलित। समझ में आ गई? कोई समस्या है इसमें? ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पहले लिखोगे, लिख लो, ठीक है, उसके बाद आगे समझाऊंगा। अपन के राजस्थान के अंदर है ना एक पुलिस थाना भी है, साइबर पुलिस थाना, जो सिर्फ और सिर्फ वो मामले दर्ज करेगी जो किससे संबंधित है, साइबर से। वो भी राजस्थान का एकमात्र है। कहाँ पर है? जोधपुर। ठीक है, जैसे महिला पुलिस थाने होते हैं ना, महिला पुलिस थाने होते हैं जहां पर कोई महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, तो वैसे के वैसे साइबर पुलिस थाने है। टेक्सटाइल सिटी है वो, तो ये टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल नहीं, नहीं टेक्सटाइल है, टाइल नहीं है, टेक्सटाइल। ये सब बातें ना आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये पार्क सबसे ज़्यादा उद्योग में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पार्कों वाला है। उससे पहले मैंने 2 पार्क बताए आपको, जापानी पार्क और कोरियाई पार्क। मैंने निर्यात का टॉपिक करवा दिया था ना आपको, निर्यात मैंने शीर्ष 5 वस्तुएं करवाई होगी, करवाई थी। ये जो निर्यात के जो टॉपिक है ये सब है ना RS मेंस के अंदर भी पूछ जाते हैं। राजस्थान के पिछले 2 वर्षों में या 3 वर्षों में निर्यात में वृद्धि हुई है, अपने इस कथन को कारण से स्पष्ट करें। इस इंद्रप्रस्थ औद्योगिक पार्क को अंडरलाइन कर देना। आगे चलो। चलो आगे बात करता हूं, सुनना आप ध्यान से। एक अर्थव्यवस्था टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो
एक सामान्य सा नियम पूछता हूँ अर्थव्यवस्था का। आप लोग डिमांड और सप्लाई में जानते हो? डिमांड और सप्लाई। आप सोचो कि अगर आपके पास है ना भूगोल पढ़ाने वाले 4 टीचर हैं और पढ़ने वाले आप लोग ही हो, तो बताओ अहमियत किसकी होगी? आप लोगों की होगी कि टीचर की होगी? टीचर 4 है ना? और अगर टीचर एक ही है, पढ़ाने वाले बैच बहुत सारे हैं, तो अहमियत किसकी? टीचर की। ये होता है डिमांड और सप्लाई का नियम। अगर आपको बाजार में टमाटर चाहिए, टमाटर यूं डिग लगड़ा है, तो फिर क्या होगा? टमाटर सस्ते मिलेंगे। और बाजार में टमाटर चाहिए और टमाटर है ही नहीं, तो टमाटर क्या मिलेंगे? महंगे मिलेंगे। ये होता है अर्थव्यवस्था का एक सामान्य सा नियम। अब इसको मैं कुछ चीज़ों के साथ रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप ये सोचो कि जहाँ पर आलू होती है या आलू की पैदावार होती है, तो जहाँ पर आलू हो रही है तो वहाँ पर आलू आपको कितने मिल जाएगा? 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5, 10 रुपये, है ना? वैसे कि वैसे सेम जम्मू कश्मीर में होती है। सेम तो अपने बाड़मेर में होती है या नहीं होती? तो भाव बहुत महंगे हैं, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। और अगर आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो सेम मिलेगी आलू के भाव, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को मैं कुछ प्रोसेस करूं और उसको पैकेट आइटम में बनाकर बेचूं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एप्पी का जूस पिया है? एप्पी, एप्पी क्या होता है? एप्पी एप्पल का जूस है, कुछ नहीं है, है ना? एप्पल ज्यादा होती है, अपन एप्पल ली, उसका जूस निकाला, उसको पैकेट आइटम में तैयार किया और बाजार में बेच दिया, ठीक है? वैसे वैसे आप लोगों ने चिप्स खाई होगी आलू की, है ना? क्या किया? जहां पर आलू ज्यादा होता है यहां से आलू डाला, यहां से सोना नहीं चिप्स निकाला। क्या निकाला? चिप्स निकाला। तो अब जो आलू आपको 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिक रहा था, वो चिप्स बनते ही उसके एक इतने से आधे चिप्स के भाव कितने हो गए? 10 रुपए। आप 1 किलो में कम से कम 200 पैकेट बना दोगे, नहीं बनाओगे? बना दोगे। तो इस जो प्रोसेसिंग है ना, इस उद्योगों को अपन बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कौन सा उद्योग? खाद्य, कौन सा उद्योग बोलते हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इस शब्द को ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? खाने का आइटम, कोई कच्चा आइटम लिया, उस पर कुछ काम किया और उसको पैकेट आइटम बनाकर बाजार में बेच दिया। जैसे आप लोग लीची का जूस भी आजकल पीते होंगे, लीची का जूस, ये एप्पी का जूस, चिप्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हो? एग्रो फूड इंडस्ट्रीज। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके लिए भी सरकार ने क्या किया? पार्कों की स्थापना की। सुनना, पार्क 4 बनाए हैं। कैसे कैसे बनाए? एक पार्क है मेगा फूड पार्क, एक पार्क है एग्रो फूड पार्क, एक पार्क है मिनी फूड पार्क, और एक पार्क आ जाएगा मिनी एग्रो पार्क। ये 4 तरह के पार्क है, आपको ध्यान रखना। मैं 4 तरह के पार्कों को समझा रहा हूं। जो मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क, मेगा मतलब क्या होता है? मेगा मतलब बड़ा कि छोटा? बड़ा। मिनी मतलब छोटा, ठीक है? मेगा फूड पार्क ये साइज में क्या होंगे? बड़े। और इसकी स्थापना राजस्थान के अंदर जो सरकार करती है, उस सरकार का नाम है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। तो ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा स्थापित है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। पहला पॉइंट यही है। अब मैं आपको दूसरी बात करूं कि राजस्थान के अंदर कितने मेगा फूड पार्क है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर जो मेगा फूड पार्क है वह पहला है, वह है रूपनगढ़। कौन सा है? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ है अजमेर में। और जो दूसरा पार्क आएगा वो आएगा आपके पलाना, और पलाना कहाँ है? बीकानेर में। पलाना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
है कि नहीं है? लिग्नाइट कोयला, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कौन सा? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कौन सा? पीट। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो राजस्थान के अंदर किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा निकलता है? लिग्नाइट। और राजस्थान में जो जगह फेमस है लिग्नाइट कोयले की वो है पलाना। ठीक है, एक जगह और है, किसी को पता है? नहीं, बीकानेर के अंदर ये है बरसिंगसर। कौन सा? बरसिंगसर। तो पलाना और बरसिंगसर ये दोनों लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इन दो जगह पर केंद्र सरकार ने कौन से पार्क की स्थापना की? मेगा फूड पार्क। समझ में आ गई बात? चलो, दूसरा पार्क कौन सा है? एग्रो फूड पार्क। ये एग्रो फूड पार्क भी काम वही करेगा जो कौन करेगा? मेगा। चारों का काम एक ही है कि यहां से कच्चा माल लेना और यहां से तैयार आइटम पैक करके बाजार के अंदर बेचना। ठीक है, एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा बोलो? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर पूछूं कितने? तो राजस्थान के अंदर 4 है। कितने? 4। और ये चारों के 4 है ना, अलग अलग दिशाओं के अंदर है। जैसे अगर मैं उत्तर की बात करूंगा तो उत्तर में जो आएगा वो आएगा आपके श्री गंगानगर में। दक्षिण में बात करूंगा तो आएगा कोटा। पश्चिम में बात करूंगा तो आएगा जोधपुर। और अगर पूर्व में बात करूं तो कहां आएगा? अलवर। कहां आएगा? अलवर। तो इस तरह से इन्होंने 4 दिशाओं में 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की। और यह काम किसने किया? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, काम सबका क्या है? कृषि खाद्य प्रसंस्करण करना। मतलब क्या है कि कच्चा आइटम लेना, उसे तैयार आइटम बाजार के अंदर बेचना। ठीक है, अगला मिनी फूड पार्क। मिनी फूड पार्क क्या होता है? मिनी फूड पार्क मतलब देखो, ये मेगा फूड पार्क था, ये क्या है? मिनी फूड पार्क है ना, नाम एक ही है। ये किसके द्वारा स्थापित था? केंद्र सरकार। तो ये भी किसके द्वारा स्थापित होगा? केंद्र सरकार। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। फर्क क्या है? ये साइज के अंदर क्या होगा? बड़ा। इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्रफल घेरा है और कहीं ऐसी आवश्यकता नहीं कि इतने बड़े क्षेत्रफल की, तो अपन उससे साइज क्या करते हैं? छोटे। तो इसको नाम दे दिया मिनी। और ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला कहां है? राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क आपको पता है? नहीं पता है? चलो, ये बांद्रा में है। बांद्रा कहां है? हाँ? बाड़मेर में। सही है, बाड़मेर। हम बांद्रा कहां है? बाड़मेर में। तो आपके बाड़मेर के अंदर राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क खुला है, लेकिन आपको खुद को पता नहीं है ना? बंदर नहीं, बांद्रा। हाँ, बांद्रा एक जगह है। आप बाड़मेर से जोधपुर जाओगे ना, बीच में बांद्रा, बस से जाना या कार से जाना, बीच में बांद्रा आएगा, वहां पर लिखा हुआ आएगा मिनी फूड पार्क। वो मिनी फूड पार्क अपन के राजस्थान का पहला है। देखो कितनी बड़ी बात है, राजस्थान का पहला कहां खुला है? बाड़मेर में। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। ये कौन सा है? ये किससे मिलता जुलता है? एग्रो फूड पार्क। तो ये किसके द्वारा स्थापित होगा? राज्य सरकार। और ये है कहां पर? है राजस्थान में। बहुत बढ़िया तेजस्वी बालक है। बताओ कहां है? हाँ, निवई का नाम सुना? निवई, हाँ, निवई टोंक, जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध विद्यापीठ है। कौन सा? वनस्थली। वनस्थली विद्यापीठ है, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो वहां पर एक जगह है चैनपुरा। कौन सा पुरा? चैनपुरा। और चैनपुरा निवाई टॉक के अंदर, ये आवाज इतना क्यों कर रहा है? मिनी एग्रो फूड पार्क है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एग्रो मेगा फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क, मिनी फूड पार्क और मिनी एग्रो पार्क, ये चारों पार्क आपको ध्यान रखना है। चारों का काम क्या है? एक ही है। एक काम क्या है कि कोई कच्चा माल लेगा, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करना और उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करना। समझ में आ गई? इनकी जगह है, बहुत बार पेपर के अंदर आती है। खास तौर पर आपको ये 4 ध्यान रखना है। देखो, जब भी 4 का जोड़ा होगा ना, आपको पेपर में 100% सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर, आवाज गूंज रही है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क नहीं है, यह आपको सवाल पूछेगा। 3 तो है जहां पर देगा, और चौथा है जो समस्या करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो लिखो फटाफट इसको।
एग्जाम्पल और देते। आप कई चीजें ना आप आस पड़ोस देखकर ही सीख जाते हो। कई चीजें अगर आप नोटिस करते हो तो ये सब जो मैं बता रहा हूं वो सब किसके अंदर चल रहा है? ये सब रिको के अंदर चल रहा है। ये सब जो मेंटेन करना, ये सब कार्य करना, ये सब कौन कर रहा है? रिको। मैं रिको के कार्य लिखवा रहा हूं एक तरह से। जिस तरह से बना रखा है ना उस तरह से बना होगा ना तो याद करने में आसानी रहेगी आप लोगों को। पैराग्राफ के अंदर पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी पढ़ने में। क्या हो गया? ये तो यहाँ पर हो गया। ये आवाज इतनी गूंज क्यों रही है? अभी भी हो रही एक बार बोलो। हेलो। वहाँ तो सही आ रही है लाइव में। अच्छा पता नहीं मेरी आवाज गूंज रही थी। ठीक है देखो विनोद जी होगा वरना चल चल तो है। सेल की तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज गूंज रही है बस। अभी भी गूंज रही है ना? देखो गूंज रही है ना। मुझे यूं लग रहा है कि मुझे यूं लग रहा है कि मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। लिखा? चलो और अपन आगे बात करते हैं कि जो रिको है वो और कौन कौन से काम है जो अपने यहाँ पर करता है, उसकी भी अपन बात करते हैं। अभी तक दो काम बताए, एक तो पार्कों की स्थापना करना और दूसरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जो तीसरा काम आएगा उस तीसरे काम की तरफ चलते हैं। चलने अपन आगे। चलो अब आगे बात करता हूं। आगे आएगा वो आएगा रिको का अगला कार्य, वो आ जाएगा सेज की स्थापना। किसकी स्थापना? सेज। अब सुनना सेज होता क्या है।
आप में से किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है क्या? सेज की फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं है। सुनना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, निर्यात बताया था ना, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको GSVA करवाया था, GSVA सकल राज्य मूल्य संवर्धन करवाया था। कैसे निकालते हैं अपन? GSDP में से क्या माइनस करोगे? कर, और क्या ऐड करोगे? सब्सिडी, ठीक है। अब आपने ये चीज देखी कि अगर मैं कर को बढ़ाऊंगा तो मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। आप ये मानो कि ए कोई एक फैक्ट्री है जो SEZ के अंदर लगी हुई है। कहां पर लगी हुई है? SEZ में। और बी कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है। SEZ के अंदर जो फैक्ट्री लगती है ना, उसका मूल फायदा ये होता है कि उस पर जो टैक्स है वह टैक्स कितना लगता है? 0। लेकिन जो बी फैक्ट्री यहां पर लगी हुई उस पर टैक्स लगेगा। अब मुझे बताओ कि ए के द्वारा जो तैयार किया गया माल है वो सस्ता होगा या बी के द्वारा तैयार किया गया माल ये सस्ता होगा? ए के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता। अब आप ये सोचो कि ए का माल भी बाजार के अंदर आ रहा है और बी का माल भी बाजार के अंदर आ रहा है, चलेगा कौन सा? ए का, क्योंकि भारत के अंदर वही है जो सस्ता होता है वो बिकता है ना, तो ये बिकेगा। मतलब एक तरह से सरकार ने इस एक कंपनी के चक्कर में बाकी सारे बाजार की क्या कर दी? ऐसी की तैसी कर दी कि नहीं कर दी? तो लेकिन सरकार ने ये क्यों किया? SEZ की स्थापना क्यों की? SEZ की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि अपन राजस्थान से क्या बढ़ा सकें? निर्यात। क्या बढ़ा सकें? निर्यात। इसके अंदर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि SEZ के अंदर जो फैक्ट्रियां लगेगी उस पर टैक्स तो क्या है? 0। लेकिन इसका कोई भी माल भारत के बाजार के अंदर नहीं बिकेगा। ये सारा का सारा माल क्या होगा? निर्यात। तो इससे क्या हो गए? 2 फायदे। पहला कि उत्पादक बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि फैक्ट्री लगाऊंगा तो टैक्स क्या नहीं लगेगा? 0। और टैक्स 0 लगेगा तो मेरा माल कहाँ जाएगा? एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा। तो इस वजह से सरकार ने किसकी स्थापना की? SEZ की। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? SEZ में जो उद्योग लगते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता और इनका 100% क्या होता है? निर्यात। अपन के राजस्थान के अंदर जोन है SEZ, वो कौन कौन से उनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप लिखो इसकी एडिंग और इसकी फुल फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने ये कंसेप्ट उठाया कहाँ से? कहीं ना कहीं से आपने कॉपी किया है। ऐसा तो है नहीं कि खुद के दिमाग के अंदर आ गया। अपन का पूरा संविधान लगभग क्या है कि नहीं? आप संविधान के स्रोत पढ़ते हैं, वहां पढ़ोगे कि यूके से एकरी नागरिकता ली है, इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका ली है, विधि का शासन लिया है, संसदीय शासन प्रणाली ली है, महान्यायवादी लिया है। यूएस से पढ़ोगे तो यूएस से पढ़ते हो मौलिक अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति लिया है, उपराष्ट्रपति लिया है, निर्वाचन प्रक्रिया ली है, बहुत कुछ लिया है। आयरलैंड पढ़ोगे तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, हम भारत के लोग अंगीकृत आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं, ये सब लिया है ना। तो आप देखो पूरा का पूरा संविधान अपने यूं ही है, Ctrl+C Ctrl+V, है ना। तो ये उदाहरण अपन ने कहां से लिए? चीन से लिए। कहां से लिए? चीन से। तो पहला पॉइंट लिखो, यह अवधारणा चीन से ली गई है। यह अवधारणा चीन से ली गई है। SEZ नीति 2000 में लागू की गई। SEZ नीति 2000 में लागू की गई। MSME नीति कब लागू की गई थी? MSME नीति कब लागू की गई? 2017। तारीख बताओ। 17 सितंबर 2019,
ठीक है, 17 सितंबर 2019। और अपन ने SEZ के लिए एक अधिनियम बनाया, SEZ एक्ट, और ये बनाया 2005 में। ठीक है, एक एक्ट और अच्छी तरह से ध्यान रखना, RTE, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? 1 अप्रैल 2010। आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान के अंदर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 21A, पढ़ा है? शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके तहत अपन के उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। तो वो भी एक अधिनियम है, ये भी एक अधिनियम है। ये अधिनियम आया 2005 में। ठीक है, अगली बात लिखिए, राजस्थान में प्रमुख SEZ क्षेत्र। राजस्थान के प्रमुख SEZ क्षेत्र। पहला, जेम्स एंड ज्वेलरी का SEZ, सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जयपुर। देखो, अब आप चीजें रिलेट करना शुरू करो कि राजस्थान से निर्यात की जाने वाली सिर्फ 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी? पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? जवाहरात। ये देखो, ये SEZ में है ना, ध्यान रखना। दूसरा, महिंद्रा मल्टी सेक्टरल सेज, ये भी कहाँ है? जयपुर। तीसरा, वाटिका सेज, ये जेड लिखा है, जेड, आप दो मत करना। वाटिका सेज कहां पर है? जयपुर। जनपैक्ट सेज, कहां पर? जयपुर। पांचवा, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर सेज, कहां पर है? बीकानेर। तो इतने सारे जो सेज है वो आपको पता होने चाहिए। ये राजस्थान के अंदर प्रमुख विशेष आर्थिक जोन है। क्लियर है क्या? तो इन सेज की स्थापना कौन करता है? कौन करता है? हाँ, रिको करता है। ठीक है, ये 3 जो काम लिखवा है ना, वो तीनों काम किसके हैं? रिको के। पहला काम कौन सा था? पार्कों की स्थापना करना। दूसरा काम कौन सा बताया? कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, है ना। और तीसरा काम कौन सा बताया? सेज। ये तीनों के तीनों कार्य जो संस्था करती है, उस संस्था का नाम क्या है? रिको। ठीक है, कोई समस्या? किंतु परंतु हो तो बताओ। अगला चले, ये यहां पर आपका रिको पूरा होता है। रिको के बाद जो दूसरे नंबर पर संस्था आएगी, उस संस्था का नाम है राजसिको। क्या नाम है? राजसिको। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण 4 बताऊंगा। रिको, राजसिको, RFC और एक रूडा। रूडा मैंने आपको बता दिया। स्थापना कब हुई थी? 1995, 93 नहीं थी, 1995। ठीक है, ये क्या काम करती है? GI टैग प्रदान करने का काम करती है। और कैसे उत्पादों का विकास करती है? गैर कृषि, जैसे ऊन, चमड़ा और लघु खनिज। ठीक है, चलो
अगली बात करो, लिखो 2 नंबर राजसी को। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये संस्था कौन सी है? राजसिको। अब पॉइंट देखना ध्यान से, यहां पर मैंने क्या लिखा? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो ये किसका विकास करेगी? लघु उद्योगों का विकास करेगी। ठीक है, तो राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए संस्था बनाई, इस संस्था का नाम क्या है? राजसिको। लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट। यह राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास करती है। स्थापना 1961। मुख्यालय जयपुर। अब अपन बात करेंगे राजसिको के कार्य। ये तो बेसिक बात आ गई कि राजसिको क्या क्या का काम करेगी, और अब मैं इसके बात करूंगा यह लघु उद्योगों का विकास कैसे करती है, क्या तरीका है जिसके माध्यम से लघु उद्योगों का विकास किया जाता है। देखो, आप लोग अगर, आप में से कोई मूवी का शौकीन है? सारे ही हो? मूवी देखते हो? कोई कौन कौन देखते हो? हाथ खड़े करो। यूं नहीं कि 3 महीने में एक देख ली तो मूवी के शौकीन नहीं। मूवी का शौकीन होता है जो हर 2-3 दिन के अंदर एक मूवी निपटाता है। मेरे जैसा तो हर एक दिन के अंदर 2 देखता है। ऐसा तो कोई नहीं है? चलो, अभी नहीं हो, बाद में मरना। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों ने पुराने ज़माने में एक मूवियों के सीन देखे होंगे। क्या होता था? सारी मूवियाँ होती थी कि लड़का लड़की, इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ, बीच में विलन बना, या तो उनके परिवार का कोई सदस्य, या बीच में कोई गुंडा आ जाता था। तो आप लोग देखते थे ना कि वो लास्ट में ना हीरोइन को किडनैप करके लेके जाता और एक कंटेनर के अंदर रखता था ना। फिर हीरो आता उस कंटेनर, पता नहीं उसको पता कैसे चलता कि वहां पर बैठी है। वो आता, कंटेनर के ऊपर लड़ाइयाँ होती। देखिए, इतने बड़े बड़े कंटेनर लगे होते थे, वो कंटेनर के ऊपर लड़ाइयाँ करते हैं, कभी जेसीबी के ऊपर वो कंटेनर पटकते हैं। देखे कभी सीन? वो कंटेनर जहाँ रखते हैं ना, उस कंटेनर को अपन बोलते हैं शुष्क बंदरगाह। क्या बोलते हैं? शुष्क बंदरगाह। सुनना, शुष्क बंदरगाह, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो ड्राई पोर्ट। सुनना, बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह क्या होता है? जहां जहाज रुकते हैं। जहाज कौन से? पानी वाले या हवाई वाले? पानी वाले। ठीक है, अपन के भारत के अंदर बहुत सारे बंदरगाह है। जैसे आप अगर शुरू करो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद वधावन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, उसके बाद हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम, कृष्णपट्टनम, तूतीकोरिन, ये सारे के सारे बंदरगाह है जो अपन के यहाँ पर है। अब बताओ, राजस्थान से कौन सा समुद्र टच करता है? अंडमान निकोबार। कौन बोला? कांडला बंदरगाह राजस्थान कहाँ टच करता है? नहीं करता, कोई बंदरगाह टच नहीं करता। लेकिन अब राजस्थान के अंदर अपन उद्योगों का प्रसार करना चाहते हैं, तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर अपन को उद्योगों का विकास करना है तो अपन को चीजें निर्यात करनी होगी या कहीं भेजनी होगी, तो अपन सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी वाले, मतलब जल परिवहन का। जल परिवहन नहीं है तो फिर अपन इस्तेमाल करेंगे रेल परिवहन का।
रेल परिवहन नहीं है तो अपन इस्तेमाल करेंगे सड़क परिवहन का, और सड़क परिवहन भी संभव नहीं है तो अपन इस्तेमाल करेंगे वायु परिवहन का। तो सबसे लास्ट कंडीशन है वायु परिवहन की, ठीक है। अब अपन के राजस्थान के अंदर तो जल परिवहन है नहीं, तो अपन इस्तेमाल किसका करते हैं, एक तो सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। तो अपन क्या करते हैं, जो ये कंटेनर होता है ना, ये शुष्क बंदरगाह, ये क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, रेल के माध्यम से और सड़क के माध्यम से। तो ये बात ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर आप लोग ये बड़े बड़े मालगाड़ियां देखते हो ना, मालगाड़ियां चलती है ना, ये मालगाड़ियां क्या क्या करती है, माल लिया कहीं से कहीं पहुंचाना, ये सब काम करती है, वो करती है मालगाड़ी, ठीक है। तो अपन के राजस्थान के अंदर शुष्क बंदरगाह है, वह कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, बस समझना है। जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भिवाड़ी का है अलवर में, और चौथा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ये 4 राजस्थान में क्या है, शुष्क बंदरगाह। समझ में आ गई बात। JJBB, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी और भीलवाड़ा, ये राजस्थान में 4 शुष्क बंदरगाह। इसका संचालन कौन करेगा, राजसी को। पहला काम तो क्या हो गया कि शुष्क बंदरगाह का संचालन करना, और शुष्क बंदरगाह का संचालन कौन करता है, तो राजसी को करता है। दूसरा काम सुनना, दूसरा काम क्या करता है राजसी को, राजसी को दूसरा काम करता है राजस्थली एम्पोरियम का संचालन करना। राजस्थली एम्पोरियम का संचालन। अब ये क्या है, राजस्थली एम्पोरियम का संचालन। सुनना क्या होता है राजस्थली एम्पोरियम। देखो मैंने आपको बोला कि राजस्थान है ना, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, अपना नाम बहुत कर चुका है हैंडीक्राफ्ट में। और आप जब कला संस्कृति पढ़ोगे, या मुझसे भी कहीं आगे आप हस्तशिल्प या लघु कुटीर उद्योग पढ़ोगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में आप शुरू करोगे थेवा कला, मीनाकारी, कोफ्तगिरी, तहनिशा, तारकसी, मोलेला क्ले वर्क, इसके अलावा खिलौने का उद्योग, छाता बनाने का उद्योग, औजारों का उद्योग, कई तरह की प्रिंटिंग है, कई तरह की चादरें, बहुत फेमस है राजस्थान में, ठीक है। मीनाकारी है, पेच वर्क है, कसीदाकारी है, इनको अपन ने बहुत बड़े बड़े GI टैग दे रखे हैं। तो अपन के राजस्थान में एक एग्जांपल लेता हूँ चौटन का। चौटन ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो महिलाएं होती है ना, वो कपड़े पर कसीदाकारी करती है, और कसीदाकारी इतनी बढ़िया करती है कि ये जो उनके बनाए हुए कपड़े होते हैं ना, वो कपड़े बिकते हैं, लोग लेकर जाते हैं। लेकिन देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि वो महिलाएं बहुत मेहनत से कपड़ा बनाती है, उनको क्या होता है एक कपड़े बनाने के 100-200 रुपए वो मिलते हैं। अब जो ये राजस्थली एम्पोरियम हो ना, ये कपड़े खरीदेगा कौन, आप लोग खरीदोगे नहीं। अपन के पास देखो ना तो इतना पैसा है बाड़मेर वालों के पास, और ना अपन को इतना शौक है। ये जो चीज़ें होता है ना, खरीदने वाला वो होता है या तो फॉरेनर्स या कोई बाहर के लोग। अपन के बाड़मेर में कोई फॉरेनर आता है नहीं, तो अपन का ये नैतिक कर्तव्य है कि उनके द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो अपन वहाँ तक पहुँचाएं जो कहाँ पर है, जो फॉरेनर आ रहे हैं, जो उनकी आंखों में आए। जैसे हवा महल के बाहर, जंतर मंतर के बाहर, दिल्ली में, मुंबई में, तो इनका जो तैयार माल होता है ना, वो वहाँ तक जाता है, और वहाँ पर सरकार के द्वारा दुकानें लगी हुई, उन दुकानों का नाम क्या है, राजस्थली एम्पोरियम। और उन दुकानों के अंदर उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, टूरिस्ट आते हैं, उन चीज़ों को पसंद करते हैं और पैसा देते हैं, और ये चीज़ें बिकती हैं। बात समझ में आई। तो ये राजस्थली एम्पोरियम का जो संचालन है, ये संचालन कौन करता है, राजसी को। बात समझ में आ रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थली एम्पोरियम का संचालन। देखो लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि बेचारे जो वास्तव में मेहनत करते हैं ना, उनको तो मिलते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये में उनसे सामान ले लिया आप लोगों ने। अब जब ये सामान बाहर जाएगा ना, तो जो फॉरेनर्स है इस चीज़ के, वो देते 5-5, 10-10 हज़ार रुपये। वास्तव में तो 10,000 रुपये मिलने चाहिए थे उस कारीगर को, लेकिन बीच पे लेता कौन है, दलाल। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत है राजसिकों के द्वारा कि इन हाथ की बनाई हुई चीज़ों को दूसरे शहरों तक, दूसरे टूरिस्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थली एम्पोरियम का संचालन कौन करेगा, तो ये आपके राजसिक को करेगा। दूसरा एक और बताता हूँ,
आपने बीड़ी का नाम सुना होगा, सुना है? बीड़ी, बीड़ी है ना, मयूर छाप बीड़ी, कौन सी? मयूर छाप बीड़ी। तो मयूर छाप बीड़ी का उत्पादन करना व विपणन करना, यह भी किसका काम है? राजसिकों का। और कहां से होता है? टोंक। कहां से होता है? टोंक। तो मयूर छाप जो बीड़ी है वो बीड़ी किसकी है? राजसिकों। पूरा का पूरा काम कौन देखता है? राजसिकों करता है। क्योंकि देखो ये बीड़ी बनती है कौन से पत्तों से? तेंदू के पत्तों से। और तेंदू के पत्ते को बीनने वाली महिलाएं होती है जो बहुत सामान्य परिवार की गरीब महिलाएं होती है, तो उनका विकास करना, उनको पैसा पहुंचाना, उनको जगह जगह तक सुख सुविधाएं देना, ये सब किसका काम है? राजसिकों का। तो इस वजह से ये काम भी कौन करती है? राजसिकों करती है। तो तीनों काम मैंने बताए, एक तो बताया मैंने ड्राई पोर्ट, दूसरा बताया राजस्थली एम्पोरियम, और तीसरा बताया मैंने मयूर छाप बीड़ी। तो ये तीनों काम किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? लिखो। हो गया? तो अपन की दो संस्थानें कंप्लीट है, कौन कौन सी? रिको और राजसिको। अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या उद्योगों के लिए? मैंने क्या बताया था? पैसा। सबसे बड़ी तीसरी समस्या आती है, वो आती है पैसों की। और पैसों को देने के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई। यह संस्था क्या करेगी? जो संस्था हैं, जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को ऋण प्रोवाइड करवाएगी। तो उसके लिए अपन एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम है RFC। आर का मतलब राजस्थान, एफ का मतलब वित्त, और सी का मतलब निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955। देखो, रिको की स्थापना कब हुई? 1980। राजसिको की स्थापना 1961, RFC की स्थापना 1955, और रूडा की स्थापना 1995। ये चारों स्थापना अच्छी तरह से याद करना, पेपर में एक न एक सवाल 100% आता है। ठीक है? तो अगली संस्था लिखो आप RFC। राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। बताओ स्थापना। स्थापना 1955। ध्यान से सुनना यहां पर। एक तो 1955 में राजस्थान स्थापना हुई RFC, राजस्थान वित्त निगम, और एक 1955 में स्थापना हुई थी राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। किसकी? राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। और एक स्थापना किसकी हुई? RFC। ठीक है? मुख्यालय कहां है इसका? सबका मुख्यालय लगभग कहां है? जयपुर। जब तक बोला नहीं जाए आपको आंसर क्या याद करना है? जयपुर। ठीक है?
आधे से ज्यादा मुख्यालय आपको जयपुर के अंदर पड़ जाएंगे। यह 20 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। यह 20 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। राशि दान रखना कितने तक का है? 20। एक मैंने आपको ऐसे कैसे संस्था बताई थी, जो मैंने आपको बताई थी, यह संस्था 10 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों पर विचार करती है। कौन सी संस्था थी? BIP, बहुत बढ़िया। कौन सी संस्था थी? BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो, निवेश संवर्धन ब्यूरो। मैंने आपको बताया था इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव। और यह 10 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर विचार करती है। और ये वाली संस्था कितने तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी? हाँ, ये राशि दान रखना कितनी है? 20 करोड़। अब इसकी 3 योजनाएं और है, उन 3 योजनाओं को मैं समझा रहा हूं, पहले समझना है यहां पर। पहली योजना है शिल्प बाड़ी योजना। लिखना नहीं है, यहां पर समझना है, आपके फिर काटा छाटी हो जाएगी। दूसरी योजना है सिम्फेक्स योजना। और तीसरी योजना है टेक्नोक्रेट योजना। सुनना, ये तीनों योजनाएं क्या है और ये किसके द्वारा संचालित है? कौन सी संस्था संचालित करती है? RFC। शिल्प बाड़ी का मतलब होता है इस योजना के अंतर्गत जो ऋण है वह शिल्पकारों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ऋण शिल्पकारों को दिया जाएगा। अब शिल्पकार क्या होते हैं? जो हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, जैसे कोई मोलेला क्लेवर का काम कर रहा है, कोई कोटा डोरिया का काम कर रहा है, कोई मूर्तियां बना रहा है, संगमरमर की मूर्तियां हैं, कोई अन्य कारीगरी कर रहा है, तो उन सब शिल्पकारों को कौन सी योजना के तहत? शिल्प बाड़ी योजना के तहत लोन मिलेगा। बात समझ में आ गई? लोन कितने तक दिया जाएगा? तो लोन दिया जाएगा 20 लाख तक का। कितने तक का? 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। योजना कौन सी है? शिल्प बाड़ी। दूसरी योजना है सिम्फेक्स। इसकी देखो फुल फॉर्म ध्यान से देखना। S से सेल्फ, E से एम्प्लॉयमेंट, F से फॉर, X सर्विस मैन। एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या होता है? रिटायर्ड। मैं अगर 60 साल पूरा करके रिटायर्ड हो जाऊंगा तो एक्स सर्विसमैन कहलाऊंगा? हाँ, नहीं, एक्स सर्विसमैन होता है भूतपूर्व सैनिक। समझ में आई बात? भूतपूर्व सैनिक क्या करते हैं? जैसे सेना के अंदर नौकरी की 30 साल 35 साल तक कर ली, 35 साल तक नौकरी, अब 35 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है, तो क्या 35 साल तक नौकरी बहुत होती है? नहीं, बाकी वाले जीवन करे क्या? तो या तो वो क्या करते हैं कि एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम के अंदर उनको आरक्षण मिलता है, आरक्षण से कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर उनको पढ़ाई नहीं करनी, कोई उद्योग करना है, तो मैंने क्या बोला, उद्योग के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। और पैसों के लिए जो ऋण मिलेगा वह किस योजना के तहत मिलेगा? सिम्फेक्स। क्योंकि इसमें यह है किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए। तो सिम्फेक्स योजना, ध्यान से सुनना, यह एक्स सर्विसमैन के लिए मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए। किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और इसमें ऋण कितने तक दिया जाएगा? 20 लाख तक। दोनों में ऋण कितने तक का है? इसमें भी 20 लाख तक का है और इसमें भी 20 लाख तक का। तीसरी योजना कौन सी है? टेक्नोक्रेट। आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलिटेक्निक का, सुना है? आप लोगों ने नाम सुना होगा बीटेक का, बीटेक जो इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जो तकनीकी डिग्री लेते हैं। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैं अपना व्यापार खोलना चाहता हूं, तो मुझे किस योजना के तहत लोन मिलेगा?
ये है तकनीकी डिग्री धारकों के लिए। किसके लिए? तकनीकी डिग्री धारकों के लिए। और इसमें ऋण कितने तक मिलता है? 20 लाख तक का। 20 लाख तक का। समझ में आ गई बात? ये तीनों योजनाएं ध्यान रखनी है, और तीनों योजनाओं में जो ऋण है वो तो 20 लाख का है, लेकिन ये है शिल्पकारों के लिए, ये है एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये है तकनीकी डिग्री धारकों के लिए। बात समझ में आ गई? ये योजनाएं लिखो फटाफट। समझ में आ गया क्या? तीन संस्थाएं क्लियर, और चौथी संस्था रूडा, जो मैंने आपको अध्याय 3 में करवा दी थी। ये चार संस्थाएं बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। बहुत बार सवाल इन चार टॉपिक में से निकलते हैं, ठीक है? आगे चलो। चलो, 4 नंबर जो संस्था मैं इसके अंदर बता रहा हूं, उस संस्था का नाम अगर आपने कहीं सुना हो ना तो मुझे बताना। ये 4 नंबर संस्था है RSRTC। बताओ कहां पढ़ा है आपने? रोडवेज बस पर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? RSRTC की फुल फॉर्म क्या है? हाँ सही है, कॉरपोरेशन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राजस्थान स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है? सुनिए, ये राजस्थान में क्या काम करती है? राजस्थान में जो सरकारी बसें हैं, उन सरकारी बसों का संचालन करने का जिम्मा किसके पास है? RSRTC के पास, ठीक है? ये तो ही है, लेकिन साथ में ना
ये बहुत सारी योजनाओं का संचालन करती है। आप लोगों को उन योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये तो बात पता होगा कि अगर कोई महिला सफ़र करती है तो उनको छूट मिलती है। इसके अलावा आप लोग जब कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी क्या मिलेगी? छूट। आप में से किसी ने पशु परिचय का फॉर्म भरा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। सेंटर कहाँ है सबका? जैसलमेर। और लड़कियों में बाड़मेर में ही नहीं भरा? नहीं भरा? बीकानेर? तो बाड़मेर में भी है तो सही सेंटर। अच्छा, जिसका होम टाउन बाड़मेर में है उसको बाड़मेर में नहीं दिया? ठीक है। तो अब जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो ना, सुनो सुनो, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों को पता है आप एडमिट कार्ड दिखाओगे बस में आपको ट्रेवलिंग फ्री है ना? तो उस योजना का संचालन भी कौन करता है? RSRTC। इसके अलावा भी और कुछ योजनाएं होती है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो हर बार पेपर के अंदर पूछता है। उस योजना का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उस योजना का नाम है मोक्ष कलश योजना। क्या नाम है? मोक्ष कलश योजना। अब ये बताओ इस योजना के नाम से क्या लग रहा है आपको? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना, तो अस्थि विसर्जन के लिए। ध्यान से सुनना, जब अपन के यहाँ पे कोरोना काल था तो कोरोना काल में क्या हुआ कि सब ट्रांसपोर्टेशन बंद थे। तो उस कंडीशन के अंदर अगर अपन के किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो अपन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्या करते हैं? उन अस्थियों का गंगा में विसर्जन करते हैं। इस योजना के अंदर क्या बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति के किसी परिवार में किसी प्रियतम या प्रियतमा की मृत्यु हुई है, प्रियतम या प्रियतमा मतलब पति पत्नी नहीं होता, सब कोई हो सकता है, प्रियतम या प्रियतमा की मृत्यु हुई है, तो उस परिवार के, पूरा परिवार नहीं जा सकता परिवार के घूम के आएंगे नहीं, उस परिवार के 2 सदस्य। कितने सदस्य? 2। एक बार पेपर में इस सदस्य की संख्या पूछी है तो सदस्य की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो इस परिवार के 2 सदस्य हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, मतलब जा सकेंगे और आ सकेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये योजना कौन सी है? मोक्ष कलश योजना। एक बार पेपर में सवाल क्या पूछा, इस योजना के संचालन के लिए पैसा कौन सा विभाग दे रहा है? आपका आंसर क्या आएगा? नहीं, गलत होगा। उस योजना के संचालन के लिए जो पैसा दे रहा है वह दे रहा है देव स्थान विभाग। कौन सा विभाग? देव स्थान विभाग। अब ये नया विभाग आ गया आपके सामने, नाम कभी सुना है? देव स्थान। देव स्थान का मतलब होता है कि जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं उन सब का आरक्षण संरक्षण करना इस विभाग का काम है। ये विभाग क्या करेगा? नियम जारी करेगा, उनका संचालन करेगा। ये सारा का सारा काम कौन करता है? देव स्थान। जैसे कुछ एग्जाम्पल दूं, अपन के चौटन के अंदर विरात्रा माता का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ना? तो ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा? देव स्थान। खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, बहुत बड़ा लक्ष्मी मेला भरता है, तो ये भी किसके अंडर में आएगा? देव स्थान विभाग। समझ में आ रही बात? तो ये विभाग है जो इस योजना के संचालन के लिए क्या देगा? पैसा। लेकिन योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? RSRTC। समझ में आ गई? संचालन करेगा ये, पैसा देगा ये। और योजना क्या है कि हरिद्वार तक। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर अगर हमको जाना है तो हम कैसे जाएं? तो कि मोक्ष कलश दिखा दें वहाँ बस के अंदर जाकर, ये मोक्ष कलश है, हम लोग जा रहे हैं उसके साथ में। उसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। पहले RSRTC की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एक मोक्ष कलश योजना के नाम से एक टैब आता है, वहाँ पर जाओ और आप लोग आवेदन करोगे, एक पर्ची निकलेगी, वो पर्ची साथ लेकर जानी पड़ती है आपको। उस पर बस की जो सीटें हैं ना वो आरक्षित मिल जाती है, आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, पहले आवेदन करना पड़ता है, ऑनलाइन आवेदन होता है। ठीक है, आप बस में जाएं, ये पढ़ा मोक्ष कलश में इसके साथ में हम लोग 2 हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये RSRTC है। ठीक है, चलो 2 बातें लिखवा देता हूँ। पहली बात लिखिए स्थापना। स्थापना लिखिए 1964। पहला पॉइंट लिख लो, स्थापना 1964। मुख्यालय जयपुर।
क्या हो गया? नहीं नहीं, इस मूक्स के लिए इसकी स्थापना थोड़ी होगी, ये तो योजना है, इसकी शुरुआत होती है, स्थापना डिपार्टमेंट की होती है। स्थापना 1964 और मुख्यालय जयपुर। अगला पॉइंट लिखिए, यह राजस्थान में सरकारी बसों का संचालन करती है। यह राजस्थान में सरकारी बसों का संचालन करती है। यह राजस्थान में सरकारी बसों का संचालन करती है। यह राजस्थान में सरकारी बसों का संचालन करती है। ठीक है, तो इसके आगे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाया है उसको साथ साथ में पढ़ना, तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा, अच्छे से पढ़ के आओगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, 2-3 दिन में मैं आपकी कोशिश करके संभवतया जो ये चैप्टर नंबर 4 है वह भी पूरा करवा दूंगा। अपन की इस आर्थिक समीक्षा के अंदर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये 2 बहुत बड़े चैप्टर है। उसके बाद बहुत सिंपल चैप्टर है, अपन 3-3, 4-4 दिन के अंदर निपटा देंगे। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना, इनको ध्यान से समझना और बस रेगुलर पढ़ते रहना। ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी आदत बीच में छोड़ दूं, 2 दिन तो 12-12 घंटे पढ़ा, 1 दिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। इस तरह से मत करना। दिन में भले आपका दिनचर्या 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, इसको पढ़ना जारी रखना, आपको रिजल्ट एट द एंड मिलेगा। ठीक है, चलो, आप में से किसी ने एलडीसी का पेपर दिया था? एलडीसी का पेपर दिया था? नहीं दिया? या किसी का सिलेक्शन हुआ हो आप में से? नहीं हुआ किसी का, क्योंकि 12वीं पास ही था। 12वीं पास ही था, आप में से सब 12वीं पास तो हो। हाँ, तो 12वीं पास वालों ने आपने पेपर दिया नहीं? देना चाहिए था। और आरएस तो करेंगे, लेकिन पेपर देने में कोई बुरा ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि अटेम्प्ट हर पेपर करना चाहिए, आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप जब पेपर में जाओगे ना, 3, 4, 5 जाओगे ना, 6ठी बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, आपको आदत पड़ जाएगी। आदत पड़नी बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ की। आप आरएस करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर पेपर दीजिए, मैं तो बोलता हूँ। जो भी राजस्थान का तो पेपर निकले, अब तो फीस का भी लफड़ा नहीं है, फीस सिर्फ एक बार दे दी बहुत है। किसमें लागू करेंगे? अभी तो फ्री है, अभी बढ़िया पेपर दो मजे से।